सोल्यूशन। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है कि इक्वेशन होता है, पार्टिकल जिस पाथ पे फॉलो कर रहा है उस पाथ का इक्वेशन होता है। जैसे उस पे x, y, z होगा तो तीनों में क्या रिलेशन है? इक्वेशन कहलाएगा। अगर वो प्लेनर मोशन है और x और y में बना हुआ है तो x y में क्या रिलेशन है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी। जैसे कि सपोज करिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ऐसे बना दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है, किसी पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई। तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो लिखिए अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इन प्लेनर मोशन is known as equation of trajectory in planar motion। ठीक है। और अगर 3 डायमेंशनल मोशन है तो क्या लिखते हैं? द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स आर नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट को किसी फॉर्मेट में दिया गया होगा, वाई कोऑर्डिनेट किसी फॉर्मेट में दिया गया होगा। उस फॉर्मेट में कुछ एप्लीकेशंस करके, चाहे उसमें से टाइम अगर हो तो टाइम एलिमिनेट करिए, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करिए या स्क्वायरिंग मेथड यूज़ करिए, ठीक है, या कोई भी अदर मेथड यूज़ करिए इस तरीके से कि बाकी सारे वेरिएबल क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए और सिर्फ वेरिएबल एक्स और वाई में बच पाए। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये इन जनरल लाइन है लेकिन, ठीक है। तो जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता करने के लिए, ये इन जनरल है, वो क्या क्या होता है। पहला पॉइंट है, सबसे पहले लिखिए टू एलिमिनेट टाइम या अदर वेरिएबल्स द मेथड इन्वॉल्व। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, सेकेंड स्क्वायरिंग अप्रोच, थर्ड हाफ एंगल ब्रेकिंग अप्रोच और एनीथिंग अदर एल्स, एनीथिंग अदर्स। मतलब कुछ दिमाग लगाना है, कुछ ऐसा करें कि टाइम एलिमिनेट हो जाए और एक्स वाई में डायरेक्ट रिलेशन आ जाए। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। उसी के लिए सब्स्टिट्यूशन या स्क्वायर या हाफ एंगल ब्रेक करना ये सिखाया जाता है। और इसके अलावा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि यही मेथड हो, बट कुछ है जो हिंट की तरह से। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ, सपोज करिए कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट गवर्न कर रहा है 2t को और वाई कोऑर्डिनेट गवर्न कर रहा है टी स्क्वायर प्लस टी को। कर आप फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे कि इस एक्स वाई में रिलेशन है टाइम एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि टी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट इसको गवर्न कर रहा है, टी टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट इसे गवर्न कर रहा है और एक्स वाई में डायरेक्ट रिलेशन निकालना है, हमें टी को एलिमिनेट करना है। तो हम इसमें चाहे ना तो सब्स्टिट्यूशन अप्रोच का हेल्प ले सकते हैं। जैसे इससे टी निकालिए, टी कितना आएगा? x/2 आएगा, टी की वैल्यू x/2। और इस टी की जो वैल्यू आई है इसको उठा के आप यहाँ पे और यहाँ पर रख दीजिए, आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो y बराबर क्या आएगा? y बराबर आएगा टी की जगह पर रखिए x/2, तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस इस टी की जगह पे x/2। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपकी बन गई y बराबर x²/4 प्लस x/2 एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। x और y में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। और पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक होता है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तब क्या कहेंगे? दिस इज पैराबोलिक, पैराबोलिक। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। It is a direct relation between x and y coordinate after eliminating all other variables. Okay. To eliminate all other variable, we take in general substitution approach, squaring approach, and half angle approach. Okay. Next question सभी आपको सब समझ में आएगा। अब इसमें कैसे एलिमिनेट करें, क्वेश्चन ये है नहीं कि टाइम को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाए। तो एक तरीका पता है क्या, इसमें स्क्वायरिंग का हेल्प ले सकते हैं। इस 2 किधर भेजिए, इस 4 किधर, और स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए ऐसे। x/2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई बाई 4 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अब देखिए बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन गया, एक टी एलिमिनेट हो गया। कर रहा हूँ या तो सब्स्टिट्यूट करो या स्क्वायर करो या कुछ और करो ताकि टाइम हट जाए। सिंपल फॉर्मूला बन गया। अब कोई पूछता पता है कि ये किसका इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन है आप अलग से ध्यान रखेंगे। मैं ऐसे हटाता हूँ कि अगर कहीं लिखा गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, आपको ध्यान रखना अभी सब मैथ में पढ़ा जाएगा। कह रहे हैं कि इसमें लिखा होगा कि इफ ए बराबर बी तो इक्वेशन सर्कल का कहलाएगा, सर्कल। अगर ए और बी बराबर है तो सर्कल, और अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी तो हम इसको बोलते हैं एलिप्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर ऐसा इक्वेशन है ए और बी बराबर तो सर्कल और ए और बी नहीं बराबर तो एलिप्स। तो जब मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन इसका बना था उसमें क्या ए बी बराबर आया था? नहीं, क्योंकि 4 बना था और अगला 16 बना था। 4 16 बराबर नहीं है ना, मतलब कोई पूछता है कैसा इक्वेशन है, इसका पाथ क्या है, आप क्या कहते हैं? दिस पाथ इज एलिप्स, ठीक है। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो x बराबर होता 2t 2 sin t होता, और y बराबर होता 4 cos 2t होता। तब कहता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब देखो यहाँ पे तो sin t, यहाँ पे तो cos 2t हो गया। अब क्या करें? तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हाफ एंगल में ब्रेक करते हैं, इसको हाफ एंगल में तो लिख सकते हैं y बराबर 4, और मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। बता चुका हूँ cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है? अब देखो अगर ऐसा बना दिया तो आप यहाँ से साइन टी उठा के यहाँ पर रख दे सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से साइन टी की वैल्यू आएगी, दिस वन इज x अपान 2, तो y इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 और साइन टी की जगह पे x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो बनेगा y इक्वल्स टू 4, और यहाँ से 4 8 बनेगा, ये 4 ये बनेगा माइनस 2x स्क्वायर, ये बनेगा, बन गया। अच्छा एक और चीज़ देखेंगे, अगर x में क्वाड्रेटिक बन गया, अगर x में क्वाड्रेटिक बन गया तो वो जो इक्वेशन होता है ना, दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। तो दिस इज द पैराबोलिक इक्वेशन, क्यों? क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है। ओके चलिए मैं आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता दिया। अच्छा चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत बार देखा गया है क्वेश्चन आते हुए, मेंस में भी आ चुका है। क्वेश्चन ये था कि सपोज करो एक पार्टिकल जिस पाथ को कवर कर रहा है उस पाथ की क्वेश्चन है y बराबर ax स्क्वायर, जहाँ पे a कांस्टेंट है, वेयर a इज कांस्टेंट, और पार्टिकल इस पाथ को गवर्न कर रहा है। कह रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन is constant, then find acceleration of particle. Acceleration of particle. A velocity of particle in x direction is constant and equal to v नॉट। ओके तो देखिए सॉल्व करता हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन को, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी टी। दैट इज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2ax, ए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंस आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अच्छा मैं ऐसा कर क्या रहा हूँ, मैं बताता हूँ।
क्योंकि पार्टिकल वाई और एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा, अगर मैं उसको कैपिटल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करूँ एक्सेलरेशन को, तो दो ही एक्सेलरेशन हो सकता है, एक एक्स में एक्सेलरेशन होगा और एक किधर होगा, वाई में एक्सेलरेशन हो सकता है। पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो उसमें दो ही एक्सेलरेशन पॉसिबल है, एक एक्स डायरेक्शन का, एक वाई डायरेक्शन का। तो एक्स का एक्सेलरेशन होगा ए एक्स आई कैप और वाई का होगा ए वाई जे कैप। अब देखिए ए वाई निकल जाए, ए एक्स निकल जाए, तो हमारा आंसर आ जाए, प्लेस कर दूंगा इसमें। ए एक्स में देखिए, चूँकि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है, मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, इट इज़ वी नॉट। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वी एक्स वी नॉट के बराबर, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो जो एक्सेलरेशन होगा एक्स डायरेक्शन का वो क्या होगा, डी वी एक्स बाई डी टी, डी वी एक्स बाई डी टी। मतलब इस फंक्शन को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि वी नॉट कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो आएगा। तो वी एक्स वी नॉट के बराबर है, मैंने फंक्शन को किया डिफ्रेंशिएट, एक्स का एक्सेलरेशन आ गया जीरो। एक और चीज़, ये जो वी एक्स होगा ना, इसको आप भी लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज वी एक्स, डी वाई बाई डी टी इज वी वाई। तो देखो ए एक्स का ए एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब एक्स का एक्सेलरेशन जीरो आ गया। बस ए वाई निकल जाए ना तो हमारा आंसर आ जाए, मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में है, अगर है तो, एक्स में तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप क्या करेंगे, तो अब वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले मैं वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालूंगा, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इस फंक्शन से कैसे आएगी, डिफरेंशिएट करके। तो मैंने कर दिया इसको डिफरेंशिएट, आ गया इतना। इसका मिल सकता हूँ 2ax और dx बाई dt कुछ और नहीं, वी नॉट है, रख दो वी नॉट। ये बन गया वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई। एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट तो वाई का एक्सेलरेशन आएगा, ये वाई बराबर डी वी वाई बाई डी टी। तो टी के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे डिफरेंशिएट, टी के रिस्पेक्ट में, तो 2a वी नॉट कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, तो एक्स का टी के रिस्पेक्ट में वो बनेगा dx बाई डी टी। क्यों? x का 1 बनेगा और फिर x का t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए dx बाई डी टी अगेन क्या है, v नॉट है, तो यहाँ पे v नॉट रख दीजिए, तो ये कितने जाएगा, 2a v नॉट का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन y में है वो 2a v नॉट का स्क्वायर है। तो कोई पूछे नेट एक्सेलरेशन बताइए, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी के बराबर होगा। कोई कहे वेक्टर फॉर्म में लिखिए, वेक्टर फॉर्म, तो आप यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया, बच गया 2a v नॉट का स्क्वायर जे कैप, एंड दिस इज आंसर्स। और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं हटाता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वाई और कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, पार्टिकल इस पाथ को गवर्न कर रहा है। बताइए एक्सेलरेशन अगर x की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो एक पार्टिकल को आपने यहाँ से फेंका है, और पार्टिकल इस वाइट बोर्ड के प्लेन में एक पार्टिकल को अपने फेंका है जो कि ऐसे होके यहाँ पे गिरता है। तो देखिए इनिशियली ओरिजिन पे था पार्टिकल, किसी टाइम पे पार्टिकल x का y पे पहुँचेगा। तो बेसिकली x और y में डायरेक्ट क्या रिलेशन है, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो सबसे पहले हम u का कंपोनेंट कर लेंगे, ये बनेगा कितना, u cos थीटा, और ये कितना बनेगा, u sin थीटा बनेगा। हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा। अच्छा, और एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है, तो हम पूछूं कि t टाइम में x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, t टाइम x कोऑर्डिनेट। तो x में तो कोई एक्सेलरेशन है, तो सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा है इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1। अब यही काम y डायरेक्शन में, तो ये जो y हाइट है y, ये किससे आएगा, y के डायरेक्शन में ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो y के डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, तो u sin थीटा इंटू टी ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे कर है तो माइनस g इंटू टी स्क्वायर लिख लिया।
अब मैंने क्या किया, यहाँ से टी उठाया, यहाँ पे रख दिया, तो बनेगा y इक्वस टू यू साइन थीटा इंटू, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टी उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, ये इससे डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा x अपान यू कॉस थीटा। इस टी को उठा के यहाँ रखिए, इस टी के जगह पे, तो बनेगा x अपान यू कॉस थीटा, ये बनेगा माइनस हाफ जी, और टी के जगह पे क्या लिखेंगे, x अपान अगेन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ से आएगा y बराबर यू सी यू कैंसिल आउट, और साइन अपान कॉस टेन एक्स, ये बनेगा x टेन थीटा, माइनस यहाँ से आएगा जी एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई ये टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है जिस पाथ को गवर्न कर रहा है, उस पाथ की इक्वेशन है y बराबर x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने टाइम को एलिमिनेट कर दिया। ओके, अच्छा एक और चीज़, x में देखो क्वाड्रेटिक है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी। तो देखो कॉन्केविटी इस पैराबोला का क्या है, डाउनवर्ड है, और एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक होता है। तो ये कहा जाता है कि इक्वेशन क्या है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं इसको, या पैराबोला बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे। इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि मान लो थीटा क्वेश्चन में गिवन हो, यू क्वेश्चन में गिवन हो, और अगर एक्स दे दे वाई पूछे तो वाई निकाल सकते हो। मतलब ये है कि यू थीटा एक्स एंड वाई का रिलेशन है, इसका रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन। इसका फ़ायदा ये है कि इनमें से कोई भी तीन चीज़ तुम्हें पता होगी और चौथी चीज़ निकालनी हो, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले का यूज़ हम बेसिकली करते कहाँ पे, पहले मैं ये लिख लूँ। तो इन जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, इन जनरल स्टेटमेंट है, देखिए टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वी यूज दिस फॉर्मूला। इसमें लिखिएगा टू फाइंड a relation between x and y use this formula. If x coordinate is given you can find y coordinate easily, and if y coordinate is given you can find x coordinate easily. ये पूरी लाइन ही अंडरलाइन है। इस इक्वेशन के साथ से आप x अगर दिया गया हो तो y निकाल सकते हो, y दिया गया x निकाल सकते हो, और x y दोनों दिया गया, थीटा दिया गया तो u निकाल सकते हो। बट इन जनरल है, जो ज़्यादा अंडरलाइन है वो ये है कि x दिया गया हो तो y निकाल सकते हो, और y दिया गया हो तो x निकाल सकते हो। ये इन जनरल है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही होता है। तो आप इसके नीचे के भी लिख लीजिएगा, इसके नीचे इफ x known y finds, and similarly if y known x finds। इन जनरल लाइन है। वो क्या होता है कि क्वेश्चन करना है तो तुरंत दिमाग में आ जाए, अच्छा हाँ चलो लगाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना। थोड़ा मैं इसको और चेंज कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्या किया, इसको यही रह दिया y बराबर x tan थीटा, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस ये बचेगा क्या, जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और x बाहर निकाल लिया तो 1 से घट जाएगा, और tan थीटा एक यहाँ पे आ जाएगा, tan थीटा नीचे ये बन जाएगा। सही है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, साइन अपान कॉस, दिस इज साइन अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉस एक कॉस को कट कर देगा, ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, बन गया साइन 2 थीटा। अच्छा एक और देखिए, ये जो है ना, इस x को अलग कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए। अच्छा ये क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये रेंज का फॉर्मूला है, मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी रेंज का फॉर्मूला है। रेंज का बोलता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। इसका मतलब मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ 1/r, इसके जगह पे लिख सकता हूँ 1/r। क्या बन गया, x अपान r। तो इक्वेशन, नया इक्वेशन बन गया क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ y बराबर x tan थीटा
ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपन आर, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपन आर, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो देखिए तो y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपन आर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन पैराबोलिक है, ये भी एक्स स्क्वायर है क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बना देगा, तो दोनों पैराबोलिक फंक्शन है। अब बात आती है इसका कब यूज़ करते हैं। इन जनरल इसका यूज़ तब करते हैं, इन जनरल व्हेन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर इन टर्म्स ऑफ रेंज। मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ तब करते हो जब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रेंज के फॉर्म में दिया गया हो, तो बड़ा इजीली कैलकुलेशन होता है। फायदा क्या होगा कि अगर एक्स और वाई आर के टर्म में है तो जब यहाँ प्लेस करोगे ना एक्स जब आर के टर्म में, तो आर से आर कट जाएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप 90% प्रॉब्लम इसका यूज़ होगा, 10% प्रॉब्लम इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में होते हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को रेंज के फॉर्म में दिया गया हो या आप उसके फॉर्म में लिख सको, देन यूज दिस फॉर्मूला। रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस फॉर्मूला इज यूज व्हेन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर गिवन इन टर्म्स ऑफ रेंज और यू कैन फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ आर, देन यूज दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले का यूज कब करोगे, जब एक्स दिया गया वाई निकालना, वाई दिया गया एक्स निकालना, कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है, आपने इसको प्रोजेक्टेड एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया है। ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है r, 4, r/3, इससे पास कर रहा है। ये पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट से ऐसे पास कर रहा है r/4, r/3। तो पूछ रहा है फाइन एंगल थीटा बताइए। तो मैंने कहा चलो ये जो कोऑर्डिनेट है क्या रेंज के फॉर्म में है। हाँ, अगर एक कोऑर्डिनेट रेंज के फॉर्म में है तो हम किसका यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। y बराबर एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपन आर, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो चलो प्लेस करें वैल्यू इस पर। y की जगह पे क्या लिखोगे r/3, क्योंकि y कोऑर्डिनेट r/3 बराबर x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे r/4 टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x की जगह पे क्या लिखोगे r/4 एंड डिवाइड बाई r। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, तो r/3 इक्वल्स टू r/4 टेन थीटा इतना लिख लिया। कहता रहा हूँ जब कोऑर्डिनेट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रेंज के फॉर्म में हो तो आप इसका यूज़ करिएगा, फायदा दिखेगा। इस आर से ये वाला आर कैंसिल आउट होगा, इस आर से आर कैंसिल आउट होगा, इस 4 किधर भेजिए, बन गया 4/3 टेन थीटा ब्रैकेट में ये बनेगा 1 माइनस 1/4, तो 1/4 बनेगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे 4, 3/4 बन जाएगा। दिस वन इज 3/4। तो यहाँ से फिर पीछे टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो दिस वन इज, इसको इधर भेजिए 16, इसको इधर भेजिए 9। तो कोई पूछे थीटा कितना है, तो आंसर इज 10 इनवर्स 16/9। ओके, सब मतलब जब भी आपको कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट रेंज के फॉर्म में दो तो आप इसका यूज़ करोगे। गॉट इट? या ना दे लेकिन आप बना सको तो यूज़ करेंगे। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, कह रहा है कि y बराबर 2x माइनस 4x²। एक पार्टिकल इस पाथ को गवर्न कर रहा है, y बराबर 2x माइनस 4x²। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल स्पीड, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पता करना है। तो अब देखिए अगर ये इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है तो कंफर्म है कि ये जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको ये लिखेंगे x tan थीटा माइनस g x²/2 u² cos² थीटा, इससे कंपेयर कराएंगे। इन जनरल हम इसी से कंपेयर कराते हैं, ठीक है, इन जनरल हम इसी से कंपेयर कराते हैं क्योंकि इसमें कोई रेंज का फॉर्म तो दिया नहीं गया कि रेंज के टर्म में कुछ ऑप्शन है, तो सोचो इन जनरल है, हालांकि उससे भी आंसर आ जाएगा बट इन जनरल इसी का यूज़ किया जाता है। अंडरलाइन है, इन जनरल इसी का यूज़ किया जाता है। अब इसको इससे कंपेयर कराएंगे
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट टेन थीटा है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसे क्या निकलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 2। आगे x का कोफिशिएंट टेन थीटा, x का कोफिशिएंट 2। आगे इससे कोई पूछे पहले पार्ट का आंसर थीटा, तो थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स 2 आ गया थीटा। फिर इसको इससे कंपेयर कराएंगे, तो ये कितना 4 है, तो आप क्या लिखेंगे 4 इज इक्वल टू माइनस हट जाएगा जी अपान 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जी अपान 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कंपेयर करा दिया। कंपेयर कराने के बाद अब हमारा टारगेट है u निकालना, तो मुझे कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। अच्छा कॉस थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं, टेन थीटा जो है वो बराबर किसके है, 2 अपान 1 का रेशियो है, तो क्या बनेगा √5 बनेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 √5 बनेगा। तो यहाँ से अगर हम पूछूँ कॉस थीटा कितना है, इसको आगे बढ़ाओ, देखना अब एक काम कर रहे हैं, इसको हटा दो कैलकुलेशन के लिए। देखिएगा 4 इज इक्वल्स टू जी अपान 2 यू स्क्वायर। अच्छा कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है √5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तब इस यू स्क्वायर को यहाँ भेज दीजिए और इस 4 को यहाँ पे, तो ये 4 यहाँ पे आएगा तो 8 बन जाएगा 8, और ये स्क्वायर यहाँ भेज दीजिए, ये बनेगा 1/5, तो 5 ऊपर भेज दीजिए 5, तो 5/8। तो कोई पूछे u कितना है, तो u इज़ नथिंग बट √5g/8, आंसर मिल गया। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर मिल गया। अच्छा एक और बात देखिए, अगर आपको इनिशियल स्पीड पता है, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है टेन थीटा बराबर 2, मतलब थीटा टेन इनवर्स 2 पता है, तो क्या आप निकाल नहीं सकते हैं, क्या आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g ये होती है। तो यू स्क्वायर तो प्लेस कर दूँगा, तो लिखेंगे यू स्क्वायर कितना आएगा 5g/8, यू स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूँगा 5g/8, और ये 2g है तो 2g रहने दो। साइन थीटा, अच्छा यहाँ साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा 2/√5, तो स्क्वायरिंग करेगा ना, स्क्वायरिंग है तो बनेगा 4/5, साइन थीटा 2/√5 का स्क्वायर 4/5, तो 5 से 5 कट गया, जी से जी कट गया, और 4 दूनी 8, ये बनेगा 1/4 मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट h आ गया 1/4, h 1/4 आ गया। अब निकालना है रेंज। अच्छा रेंज के पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा दिस वन इज 2u साइन थीटा अपान g, तो 2u कितना रख दें यहाँ पे √5g/8 2u, फिर 1/g, और साइन थीटा क्या आएगा 2/√5, तो 2/√5, तो √5 से √5 तक कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 to 4 बनेगा, और ये √5 इसको कैंसिल कर देगा, और g नीचे की ओर आएगा, तो बनेगा क्या 4/, अच्छा इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, इस कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ, यह बनेगा 4/√5 कट गया, और g नीचे आएगा, तो बनेगा √8g इतना सेकेंड, ये टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, रेंज। तो देखिए रेंज के लिए मैंने क्या किया, रेंज के लिए तो जो रेंज का फॉर्मूला होता है हम उसका हेल्प लेंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, तुम क्या लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। अब उठा के इसमें वैल्यू प्लेस करते हैं, तो कैलकुलेशन में यहाँ कर रहा हूँ, r बराबर 2/g यू स्क्वायर बनेगा 5g/8 साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा 2/√5 और कॉस थीटा क्या होगा 1/√5, तो 1/√5, तो √5 कट कर देगा, जी से जी कट हो जाएगा, 2 दूनी 4/8, ये बनेगा 1/2 मीटर। तो
तो रेंज निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, इनिशियल स्पीड निकाल लिया, थीटा निकाल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा आप क्या करोगे, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से कंपेयर करिएगा और आपको आंसर्स मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। इस वाले एंड से एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है, वो प्रोजेक्ट इस तरीके से किया है कि पार्टिकल्स इस वाले पॉइंट को टच करते हुए इस एंड को टच करता है। कह रहा है यहाँ से जब आपने प्रोजेक्ट किया तो पार्टिकल ऐसे घूमते हुए इसको टच करता है, इसको टच करते हुए फिर यहाँ पे टच करता है। तो कह रहा है कि इस थीटा, इस अल्फा और इस बीटा में क्या रिलेशन है, इस्टेब्लिश करिए। ठीक है, तो चलिए इसके एक स्पेशल क्वेश्चन है तो तरीका भी उसी तरीके से यूज़ करेंगे। क्या किया जाता है, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये इसको अपने मन से h मान लो, इट इज नॉट मैक्सिमम हाइट, h कोई सिंबल है, h मान लो। अच्छा, अगर ये h होगा तो ये दूरी कितनी होगी, ये होगी h कॉट अल्फा होगा। अगर h है तो h कॉट अल्फा। कैसे भाई, इसको अपन मन से x मान लो, x, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन x, tan अल्फा बराबर h अपॉन x। तो पीछे x कितना आएगा, तो इस h अपॉन tan अल्फा, इसके ऊपर भेजिए तो बनेगा क्या, h कॉट अल्फा, वही आ गया। सिमिलरली अगर ये h है तो कोई पूछे ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी, तो ये जो दूरी आएगी दिस इज h कॉट बीटा आएगी, h कॉट बीटा आएगी। ये जैसे ये h है, ये अल्फा है तो h कॉट अल्फा, ये h है, ये बीटा है तो h कॉट बीटा। अब इस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए ये अगर ओरिजिन है और ये अगर x एक्सिस है या y एक्सिस है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ये x कोऑर्डिनेट h कॉट अल्फा कॉमा और ये y कोऑर्डिनेट h, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक है, अब मैं कहा कि जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है ना, ये y बराबर x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर का यूज़ करेंगे। इसका एक फ़ायदा है, पता है क्या, देखिए ये रेंज मुझे पता है कि पार्टिकल ऐसे घुमा गिरा है तो यही तो रेंज कहलाएगा। तो रेंज क्या होगा, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। तो रेंज निकाल सकते हैं, तो इसमें प्लेस करते हैं। देखिएगा, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, h, x की जगह पे क्या लिखेंगे, h कॉट अल्फा, x की जगह पे h कॉट अल्फा इंटू tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x, यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या है, h कॉट अल्फा, एंड डिवाइड बाई रेंज। रेंज क्या होता है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का ये दूरी होती है रेंज। तो ये दूरी कितनी आएगी, दिस प्लस दिस, तो h कॉट अल्फा प्लस h कॉट बीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब मैं इसको हटा दिया, ठीक है, ताकि मैं फर्दर कैलकुलेशन कर सकूं। तो मैंने क्या किया, देखिए h से h कट जाएगा, ये बनेगा 1 बराबर, इसको लिख सकते हैं tan थीटा डिवाइड बाई tan अल्फा, ये नीचे आएगा कॉट तो नीचे बनेगा 1 माइनस, अच्छा h से h कट जाएगा, ये वाला h इस h से कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसमें से कॉट अल्फा निकाला, इसमें से कॉट अल्फा निकाला, तो ये बनेगा 1 माइनस, ऊपर 1 आएगा, कॉट यहाँ से तो कॉट कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस, ये बनेगा कॉट बीटा अपान कॉट अल्फा बन जाएगा, ये बन जाएगा। जब आपने कॉट अल्फा बाहर निकाला है, कॉट अल्फा को बाहर निकाला है तो ये 1 यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा कॉट बीटा अपान कॉट अल्फा। अब कॉट अल्फा यहाँ का कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं ऊपर भेज सकता हूँ तो बनेगा क्या tan अल्फा, ये बनेगा tan बीटा। अब मैंने क्या किया कि इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 और फिर ये -1 कट जाएगा, तो पूरा इक्वेशन आ जाएगा। बताता हूँ, दिस इज tan थीटा अपान tan अल्फा ब्रैकेट में 1 कैंसिल करेगा, ये बचेगा tan अल्फा। एक काम करो ना, इसको tan बीटा लिख लो, यहाँ पे tan बीटा, यहाँ पे tan बीटा लिख लो और एक tan बीटा को ऊपर भेज दो बस। अब ये tan बीटा प्लस tan अल्फा यहाँ पाएगा और tan बीटा कैंसिल कर देगा, तो क्या बनेगा tan अल्फा डिवाइड बाई tan बीटा प्लस tan अल्फा बच जाएगा।
टेन बीटा कटेगा, ये बचेगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, इधर 1 है। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए तो क्या बन गया, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। अब पूछा गया था कि अल्फ़ा बीटा में रिलेशन बताइए थीटा के साथ, तो दिस इज द रिलेशन। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए तो इसमें क्या है कि एक टावर है जिसकी हाइट 10 मीटर है, आप 20 मीटर की दूरी पे हैं। कह रहा है कि प्रोजेक्शन एंगल अगर 45 डिग्री है तो इस यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि आप इस टावर को ग्रेज कर लें, ग्रेज नहीं पार कर लें। फाइंड यू मिनिमम सो दैट पार्टिकल कैन क्रॉस द टावर। सही बात है, अगर ऐसे यहाँ पर रखा गया तो कोई पूछे कि एक काम करें यहाँ से पत्थर फेंको ऐसे ताकि इसको ना क्रॉस कर जाए, ऐसा तो मिनिमम कितना स्पीड हो ताकि क्रॉस कर, अगर हल्का से फेंकोगे तो ऐसे ही जाकर टकरा जाएगा, टकरा नहीं जस्ट कम पार कर जाए। तो पार करने की कंडीशन क्या होगा देखना। अब मैं हटाता हूँ इसको, क्रॉस करना है तो पार्टिकल को फेंकोगे तो पार्टिकल्स ऐसे भी आ सकता है, पार्टिकल्स ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, मतलब जस्ट टच करें और एकदम फाइन लाइन। इसका थिकनेस ना बहुत ही कम है, इसका थिकनेस बहुत ही कम है, थिकनेस बहुत कम है। तो नो डाउट अगर कोई कहे कि ये वाला जो स्पीड है वो ऑफकोर्स ज़्यादा होगी और ये वाला स्पीड ऑफकोर्स कम होगी, होनी भी चाहिए। ये वाला हाइट है, अगर ये वाला हाइट है इसको तुम्हें पार करवाना है और स्पीड कम से कम चाहिए तो जस्ट इसके ऊपर से निकालो ना, तो उस केस की स्पीड सबसे कम होगी। अगर उससे ज़्यादा हाइट आ रही है तो कंफर्म थोड़ा ज़्यादा स्पीड दोगे, तभी तो जाके उसके ऊपर थोड़ा सा जा रहा है, वाली हाइट से ज़्यादा हाइट आ रहा है तो ये स्पीड ज़्यादा होगी। इसका मतलब कभी भी कोई आपसे कहे कि मिनिमम स्पीड चाहिए, मिनिमम स्पीड, तो उस केस में आपको क्या करना है, जस्ट ग्रेज कराना है, जस्ट ग्रेज अंडरलाइन है। टू फाइंड मिनिमम स्पीड टेक द हेल्प ऑफ ग्रेजिंग कंडीशन, अंडरलाइन है ग्रेज, ग्रेज से नहीं समझते हो, GRAZE, ग्रेज करना। तो जब भी मैं पूछूंगा मिनिमम स्पीड बताओ तो आप क्या कहोगे, सर ग्रेज कराना है। क्या कराना है, ग्रेज, जस्ट टच कराना है। उससे हल्का सा भी ज़्यादा दोगे, हल्का सा भी उससे ज़्यादा दोगे, खूब आराम से पार करेगा। तो हल्का से ज़्यादा क्या मतलब, कुछ नहीं, लगभग वही देंगे। तो जब भी मैं कहूँगा मिनिमम स्पीड तो आप क्या करोगे, ग्रेज कराओगे। अब देखिएगा ये x20 है, y10 है, तो x पता y पता है, तो x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट पता है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए ऐसे। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 20 और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 10, y कोऑर्डिनेट 10, x कोऑर्डिनेट 20। तो आप क्या करोगे, जब आपको x और y पता है और थीटा पता है, u निकालना है, कहा था ना 4 होता है, 3 पता है तो दूसरा निकल जाएगा। क्या यूज़ करेंगे, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। तो यूज़ करेंगे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y की जगह पे क्या लिखोगे 10, x की जगह पे क्या लिखोगे 20 और 10 और थीटा क्वेश्चन कितना है, प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री, तो 45 डिग्री माइनस जी कितना है 10, जी मैग्नीट्यूड लगा ध्यान रखना, दिस 10 नॉट माइनस 10, क्योंकि माइनस साइन लेने की वजह से ही माइनस आया है, समझ रहे हो। तो जी 10 लेंगे। x की जगह पे क्या लिखोगे, x कोऑर्डिनेट अगेन 20, तो 20 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2, u स्क्वायर निकालना है और कॉस स्क्वायर और थीटा कितना है 45, उठा के यहाँ पर रख दो 45। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा 10, यहाँ से क्या आएगा 20, क्योंकि 10 45 1 तो 20 माइनस ये क्या है 10 इंटू 20 का स्क्वायर, ये 400 डिवाइड बाई, अच्छा ये कॉस 45 1/√2 बनेगा और स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और 2 इसे कट कर देगा तो बन गया यू स्क्वायर। अच्छा इस 20 किधर भेजेंगे तो ये बनेगा -10, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये 10 से 10 कट जाएगा तो यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर भेजेंगे 400। तो कोई पूछे यू कितना है, इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। इस पार्टिकल को अगर आप 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दोगे तो वो इस टावर को ग्रेज कर देगा। समझ रहा क्या कह रहा हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन में कहेगी ग्रेज करना है तो आपको ग्रेज करवाओ, मिनिमम स्पीड तो ग्रेज करवाना, ये नहीं कहना कि सर इसका ना मैक्सिमम हाइट बना देंगे। अरे कैसे कैसे, जरूरी थोड़ी कि मैक्सिमम हाइट बनाओगे तो उस केस का मिनिमम ही स्पीड आए, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो क्यों आए, इसके पीछे रीजन क्या, क्यों आए,
इसको मैक्सिमम हाइट बना दोगे ऐसे ऐसे, तो जरूरी थोड़ी क्या, और ऊपर से भी प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम हाइट बन पाएगा, ये मैक्सिमम हाइट बनने के लिए ये रेंज बनना पड़ेगा, रेंज बनना पड़ेगा। तो फिर रेंज 40 हो, ये ज़रूरी थोड़ी है। मैक्सिमम हाइट 10 और रेंज 40 ज़रूरी है क्या? नहीं ज़रूरी है, देख लो, बता देता हूँ कैसे हटाते हैं। भाई अगर तुम इसको बना रहे हो तो सर हम मैक्सिमम हाइट बनाएंगे, इसको हम मैक्सिमम हाइट बनाएंगे, मैक्सिमम हाइट। तो ये बन गया रेंज, ये बन गया मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा? 10 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना? 45 डिग्री एंड डिवाइड बाई 2g। ये रेंज ये मैक्सिमम हाइट बन गया। और अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो ये रेंज का आधा होता है, तो रेंज कितना हो गया? 40, 20 का दूना 40 बराबर यू स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा एंड डिवाइड बाई जी। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर 45 1/2 बनाएगा, तो 1/2 का मतलब ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई, तो फिर यहाँ से भी 20 आ जाएगी। देखो मतलब पता है आपका आंसर 20 आया था ना, 20 इससे सॉल्व करके ये भी 20 आ गया। मतलब ठीक है, इस एक पर्टिकुलर केस है जिसमें ये मैक्सिमम हाइट बन गया और ये रेंज का आधा है, ये हमेशा होल्ड नहीं करेगा। इधर रखना, जैसे कोई कहे कि सर ये 30 है, मान लीजिए 30 है, अब बताइए, तो ये तो मैक्सिमम हाइट आप यही लिखोगे, लेकिन रेंज में क्या लिखोगे? 60 करोगे ना, 60 करोगे। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि ये 30 की दूरी है और ये 20 की दूरी है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? 30 का 10, अगर ये 10 और ये 30 है तो इससे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा जो आना होगा, क्योंकि इसको तो ग्रेस करना ही पड़ेगा। लेकिन कोई कहे सर ये मैक्सिमम हाइट मानेंगे इतना, तब तो यू 20 आ जाएगा, और रेंज 30 का दुना 60 मानोगे तो यू कितना आ जाएगा? यू आ जाएगा 600 का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, तो यू ही अलग अलग है ना, ये यू अलग, ये यू अलग, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 होता और ये 30 होता तो किसी भी कीमत पे ये मैक्सिमम हाइट नहीं बनता, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम हाइट बनता तो फिर रेंज का आधा 30 नहीं होगा, कुछ और ही होगा, तो गड़बड़ कर गया। तो ये बोलना कि मैक्सिमम हाइट होगा वो इसलिए गलत हो जाता, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम हाइट तुम बोल रहे हो तो ये रेंज का आधा है, तो उस केस में स्पीड इतनी आ रही है, स्पीड इतनी आ रही है, दोनों अलग अलग कैसे आएगी? कोई एक ही स्पीड है ना, फेंक रहे हो तो। इसलिए जब भी कोई कहे आपसे कि इस टावर को ग्रेस करवाना है तो हमेशा इसका कोऑर्डिनेट लिखो और उसको स्टेटिक इक्वेशन में प्लेस करके तब आंसर लो। ये गलती मत करना कि मैक्सिमम हाइट है और ये रेंज का आधा है, गड़बड़ हो सकता है। पहले केस में सही हो गया था, बट कुछ केसेस में गलत हो सकते हैं, जैसे अभी गलत हो गया। ओके, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक टावर है जिसकी हाइट है 10 मीटर, 20 मीटर की दूरी पे आपने एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है एंगल 45 पे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है, देखिए हो सकता है इस टावर से टकराएगा, तो फिर ऐसे टकराएगा, तो पूछेगा कितना दूरी नीचे टकराएगा, या हो सकता है कि स्पीड ज़्यादा हो तो फिर ये ऐसे निकले। तो क्वेश्चन पूछता है कितना ऊपर से निकलेगा, कितना ऊपर से निकलेगा। अच्छा, मैक्सिमम हाइट जरूरी क्यों हो? मैक्सिमम हाइट जरूरी नहीं है कि हो। तो क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड हाइट above person from which particle passes, particle passes। इस पर्सन से कितना मीटर की हाइट पे ये पार्टिकल निकलेगा, ऊपर या नीचे। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लेस करेंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, आप क्या लिखेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट 10, और इस दूरी को अपने मन से पता है क्या मान लो, अपने मन से इस दूरी को y मान लो, y मान लो। तो एक्स कोऑर्डिनेट 10 20 बन गया ना, एक्स कोऑर्डिनेट 20, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 20 कामा, और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? ये वाला कोऑर्डिनेट y प्लस 10 ये होगा। ठीक है, या एक काम करो ना, y कोऑर्डिनेट सीधे यही मान लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 20 कामा y, मान लीजिए 20 कामा y, एक्स एक्सेस ये बन गया y एक्सेस। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर 20 पता है आपको, y निकालना है, वेलोसिटी पता है, थीटा पता है, अगर मैं स्टैटिक इक्वेशन का यूज़ कर लूँ तो अगर आप इस y को निकाल लेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा?
यहाँ से कितना मीटर ऊपर, क्योंकि x तो 20 है ना, तो x 20 पे कितना मीटर ऊपर से वो पार्टिकल निकलेगा पता चल जाएगा। एक बार ये दूरी मिल गई तो 10 मीटर घटा दूंगा तो ये दूरी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कैलकुलेशन मान लो y की वैल्यू 10 से कम आ गई, 10 से कम आ गई तो कन्फर्म इसे टकराएगा। नहीं, बताता हूँ, देखिए लिखेंगे ट्राइटेरिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो y बराबर x tan थीटा, x कितना है 20, tan थीटा कितना है 45 डिग्री 45 माइनस जी एक्स का स्क्वायर, और x कितना है 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 u का स्क्वायर, u कितना है 40 का स्क्वायर एंड cos स्क्वायर थीटा अगेन 45 डिग्री। तो tan 45 क्या होता है 1। अच्छा, cos स्क्वायर 45 की बनेगी 1/2, तो इसे कैंसिल आउट कर देगा। अच्छा, ये 20/40 का होल स्क्वायर बन जाएगा अगर अंदर भेजोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो टोटल वैल्यू बन जाएगी 4 के बराबर। 20/40 था ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, ये बनेगा 480 से 10, ये बन गया 70/4 मीटर। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है बेसिकली यहाँ से 70/4 मीटर के हाइट से पास कर रहा है, निकल रहा है। तो पूछे कि ये दूरी बताइए, अगर ये दूरी h है कि कितना मीटर ऊपर, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, तो 70/4 में से आप इसको घटा दीजिए 10, तो वैल्यू क्या आ गई 40, इट इज़ 30/4 मीटर मिल गया। तो इतना मीटर ऊपर से पार्टिकल पास करेगा। गॉट इट। चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हम लोग करेंगे।